यह एक कड़क सर्द रात थी। हर जगह ठंडी हवाएं और घना कोहरा था। गांव के एक छोटे से घर में रामू, उसकी पत्नी सीता और उनके 2 बच्चे नीलू और रोहन ठंड से जूझ रहे थे। घर के अंदर चूल्हे में बस थोड़ा सा अंगारा जल रहा था, जो कि ठंड को भगाने के लिए नाकाफी था। नीलू और रोहन ठंड से कांप रहे थे कि छोटी छोटी अंगुलियां ठंड से कटी जा रही थी। रामू ने अपनी बीवी और बच्चों की हालत देखी और वह बेचैन हो गया। सीता, ये ठंड अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। नीलू और रोहन का हाल देखो। अगर आज रात ऐसी ही रही तो इनकी तबीयत बिगड़ सकती है। हमारे पास कुछ भी नहीं है इनको पहनाने के लिए। रामू, चिंता मत करो, अभी तक तो हम इसी तरह जीते आए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम किसी से मदद ले लेंगे। रामू के मन में अब चिंता के साथ साथ निराशा भी थी। उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे आने वाली ठंड से कैसे निपट। रामू ने सोचा कि अगर इसी तरह रुक गए तो बच्चों को बीमार होने में देर नहीं लगेगी। उसने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लाएगा। रामू को याद आया कि गांव के पास एक बड़ा बाजार था, जहां पुराने कपड़े बेचने वाले लोग आते थे। उसने फैसला किया कि वह अब कोई रास्ता निकालेगा। सीता, मैं बाजार जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ पुराने कपड़े मिल सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आज ही कुछ गर्म कपड़े ले आऊं। रामू, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। हमें तो सूखी रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है। चिंता मत करो, मैं किसी से उधार ले लूंगा। हमारे पास बच्चों की जान से बढ़कर कुछ नहीं है। रामू ने अपनी पत्नी को तसल्ली दी और जल्दी से घर से बाहर निकल गया। ठंड इतनी थी कि हवा उसकी त्वचा को चीर रही थी, लेकिन उसे बस यही ध्यान था कि किसी तरह बच्चों को राहत दिलानी है। रामू बाजार पहुंचा, जहां पुराने कपड़े और अन्य चीजें बिक रही। वह इधर उधर देखता रहा, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिससे उसे गर्म कपड़े सस्ते में मिल जाए। वह निराश होकर बाजार के एक पुराने दुकानदार गोविंद के पास गया। गोविंद रामू को पहले से जानता था। गोविंद भाई, मुझे तुमसे मदद चाहिए। हमारे पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या तुम मुझे पुराने कपड़े उधार दे सकते हो? रामू, तुम्हारी परेशानी तो समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कपड़े देने के लिए तो हैं। लेकिन पैसे की बात है, तुम मुझे क्या दे पाओगे? गोविंद भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब भी हो मैं तुम्हें चुका दूंगा। अगर आज बच्चों को कुछ गर्म कपड़े नहीं मिलते तो मैं उन्हें ठंड में बीमार होते हुए देख नहीं सकता। रामू, तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, लेकिन अपना वादा निभाना, ये कपड़े तुम्हारे बच्चों के काम आएंगे। गोविंद ने कुछ पुराने ऊनी कपड़े और चादर रामू को दी। रामू ने धन्यवाद कहा और उन कपड़ों को लेकर घर वापस लौट आया। रामू जब घर लौटा तो सीता और बच्चे उसकी राह देख रहे थे। रामू ने उन्हें पुराने कपड़े दिखाए और सीता की आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। सीता, देखो, गोविंद ने हमारी मदद की है। अब बच्चों को इन कपड़ों में लपेट सकते हैं। रामू, तुमने बहुत अच्छा किया। अब बच्चों को ठंड से राहत मिल जाएगी। अब ठंड का असर थोड़ा कम महसूस होने लगा। रामू, अगर फिर से ऐसी ठंड आई तो हम क्या करेंगे? हमारे पास तो और कोई मदद नहीं है। सीता, देखो, हम अकेले नहीं हैं। जब तक हम एकजुट हैं, हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। हमारे पास बहुत कम है, लेकिन हमारी मेहनत और एकजुटता हमें हर मुश्किल से पार लगा सकती है। अगर हमें कभी फिर से ठंड से जूझना पड़ा तो हम और मदद लेंगे, किसी से उधार लेंगे, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। तुम सही कहते हो रामू। अगर हम मिलकर अपनी परेशानियों का सामना करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक हम एकजुट होकर अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। ये कहानी एक गरीब आदमी अर्जुन की है, जो सर्दियों के दिनों में चिकन सूप का ठेला लगाता था। सर्दियों में लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म सूप का सेवन करना पसंद करते थे, और अर्जुन का चिकन सूप गांव में बहुत प्रसिद्ध था। उसका सूप न केवल स्वादिष्ट होता था, बल्कि उसमें ताजगी और गर्माहट भी थी, जो लोगों को ठंड में राहत देती थी। अर्जुन का ठेला हमेशा लोगों से भरा रहता था। आह, क्या बात है!
इस सर्दी में गर्म चिकन सूप का ठेला ही सबसे सही है। सारा ठंडा मौसम जैसे इससे दूर हो जाता है। अर्जुन, तुम्हारा सूप हमारी ठंड का सबसे अच्छा हिस्सा है। इससे शरीर को ताजगी और गर्माहट मिलती है। धन्यवाद, आपकी सेवा करना मेरे लिए खुशी की बात है। ये लीजिए आपका सूप। अर्जुन का चिकन सूप ताज़ा और पौष्टिक होता था, जिसमें मांस की मिठास और मसालों का अच्छा मिश्रण होता। लोग सर्दी में अपने घरों से बाहर निकलते और अर्जुन के ठेले पर रुककर गर्म सूप पीते थे। उसका ठेला हमेशा भीड़ से भरा रहता था और उसका सूप सबसे अधिक मांग में रहता था। लेकिन गांव में एक आदमी था जिसका नाम था विनोद। वह रोज अर्जुन के ठेले पर आता और सूप पीता, लेकिन कभी भी पैसे नहीं देता था। अर्जुन कई बार विनोद से पैसे मांग चुका था, लेकिन विनोद उसे हर बार टाल देता था। सूप पीने के बाद बिना कुछ कहे वह चला जाता था। एक ठंडी सुबह जैसे ही अर्जुन ने अपना ठेला लगाया, विनोद आ जाता है। अर्जुन, एक प्लेट चिकन सूप दो, बहुत ठंड हो रही है। आज तो गर्म गर्म चिकन सूप पीकर सारी ठंड गायब हो गई। चलो अब चलता हूँ विनोद। भाई, आज के पैसे दे दो, मेरी बोनी नहीं हुई है। पहली प्लेट तुम्हें दिया था क्या? कहाँ तुम पैसे मांग रहे हो? जानता भी है मैं कौन हूँ। मैं इस गांव का बड़ा आदमी हूँ। मेरी बात नहीं मानेगा कोई। मैं रोज तुम्हारा सूप बिना पैसे के पीने आऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे विनोद। भाई, यह तो गलत है। मैं तुम्हें रोज मुफ्त में सूप नहीं दे सकता। विनोद गुस्से में आकर अर्जुन का ठेला पलट देता है, जिससे सूप गिर जाता है और कंटेनर टूट जाते हैं। सारे लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। विनोद भाई, ऐसा मत करो। मैं गरीब हूँ, मुझे थोड़ी मदद करो। अब देखता हूँ तुम ये चिकन सूप का ठेला कैसे चलाते हो। मुझे मना करने का क्या फायदा है? अब तुम्हारा ठेला बर्बाद हो चुका है और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अर्जुन का सारा ठेला बर्बाद हो गया। उसके पास अब पैसे नहीं थे कि वह काम को फिर से शुरू कर सके। अर्जुन बहुत दुखी था और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तुम पुलिस को क्यों नहीं बताते? विनोद ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया है? वह रोज तुम्हें तंग करता है। उसे सजा दिलवा नहीं चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और विनोद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। अर्जुन घर से बाहर जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसने देखा कि विनोद के घर के बाहर लोग जमा हुए हैं और घर में आग लगी हुई है। अच्छा हुआ विनोद, जैसे बदमाश के साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने सबको तंग किया। अब उसकी बीवी और बच्चे जलकर मर जाएंगे। यह सही है। अब उसकी बीवी और बच्चों को उसकी करने की सजा मिल रही है। अर्जुन ने इन बातों को अनसुना किया और विनोद के घर में घुस गया। उसने बड़ी मुश्किल से विनोद की पत्नी और बच्चों को आग से बचाया। जैसे ही अर्जुन उन्हें लेकर बाहर आ रहा था, विनोद भी वहां पहुंच गया और उसने अपनी आंखों से देखा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। अर्जुन, तुमने मेरे परिवार को बचाया, जबकि मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके बाद भी तुमने हमें बचाया। विनोद, तुम्हारे परिवार का इससे कोई संबंध नहीं था और वैसे भी उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य था। भैया, आपने हमें बचा लिया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। बहन, संकट टल गया। हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। अर्जुन, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने जो किया उसके बाद भी तुमने हमें बचाया। जितना भी नुकसान हुआ मैं उसका पूरा भुगतान करूंगा और तुम्हारे काम को फिर से ठीक करने में मदद करूंगा। अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे अपने रास्ते पर आना है। यह शायद भगवान का इशारा है कि मुझे अपनी करनी को सुधारना चाहिए। विनोद ने अर्जुन के पैसे वापस कर दिए और फिर से उसका ठेला तैयार करने में मदद की। उस दिन के बाद विनोद ने अर्जुन को परेशान करना छोड़ दिया और अपने बुरे व्यवहार को भी छोड़ दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग अर्जुन की सराहना करने लगे, क्योंकि उसके अच्छे स्वभाव के कारण विनोद जैसे रमनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाने से परेशान हो गए थे। उसी गांव में संजय नाम का एक युवक अपने पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहा करता था। वह अपने गांव में सबसे गरीब था, इसलिए कहीं भी काम कर कोई भी काम करके अपने घर का पालन पोषण किया करता था। मगर इस बार कड़ाके की ठंड पड़ जाने से संजय बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि इस ठंड की वजह से संजय को कोई काम नहीं मिल रहा था
और ठंड से बचने के लिए संजय के घर वालों के पास ना ही ईंट की पक्की छत थी और ना ही कोई कंबल था। संजय और संजय की घर वालों पर ठंड का पहाड़ी ही टूट गया था। संजय की बेटी सलोनी जो स्कूल में पढ़ती थी, ठंडा के कारण वह स्कूल भी नहीं जाती थी, जिससे उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और उसको बहुत ही दुख होता था। और मगर कुछ दिन बाद और ज्यादा कड़ाके की ठंड के पड़ जाने की वजह से स्कूल वालों ने 10 दिनों की छुट्टी ही दे दी। यह खबर सुनकर सलोनी बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती है, अरे वाह, स्कूल में अब 10 दिनों के लिए छुट्टी हो गई। अब मेरी पढ़ाई नहीं छूटेगी। बाकियों की तरह अब मैं भी 10 दिन बाद स्कूल जाने लगूं। इधर संजय हर रोज की तरह बहुत ही परेशान था और रोजाना की तरह काम की तलाश में घर से निकला हुआ था। घर से कुछ ज्यादा दूर जाने के बाद और कोई काम न मिलने के कारण एक पेड़ के नीचे संजय बैठ जाता है और कहता है, आखिर इतनी दूर आने का क्या फायदा? ऐसे तो मैं 15 दिन से कर रहा हूँ, लेकिन काम की कोई अता पता भी नहीं। किसी के भी पास कोई काम ही नहीं है। इतनी खड़के की ठंड की वजह से ठंड भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलो घर चलते हैं। संजय वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर ही उसको एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने घर का रास्ता भटक गया था। वह संजय को अपने पास बुलाकर अपने घर का पता पूछता है और संजय उसे बूढ़े व्यक्ति का मदद करता है। उसके घर का पता बताकर फिर वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, बेटा, अगर तुम ही मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तब बहुत अच्छा होता। संजय थोड़ी देर सोचता है और फिर वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बूढ़े व्यक्ति के घर की तरफ चलते चलते थोड़ी देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर पहुँच जाता है। संजय उस बूढ़े आदमी का घर देखकर हैरान हो जाता है। हाँ बेटा, मेरा यही घर है। धन्यवाद जो तुमने मुझको मेरे घर तक पहुंचा दिया, वरना मैं तो अपना घर का रास्ता ही भूल गया था। वैसे बेटा, तुम वहां से बड़े ही उदास होकर गुजर रहे थे। क्यों, क्या बात हुआ है? बाबा, मैं पास के ही गांव रमनपुर में रहता हूँ और छोटे मोटे कोई भी काम करके अपने घर वालों का पालन पोषण करता हूँ, मगर इतनी ठंड बढ़ जाने से किसी के पास कोई भी काम नहीं मिल रही है। इस बात से मैं थोड़ा परेशान था, मगर केवल ठंड भर ही, क्योंकि गर्मी आ जाने के बाद मुझे काम मिलने लगेगा और सब ठीक हो जाए। बेटा, तुम्हारा परेशानी अगर ठंड भर के लिए ही है तो तुम हमें सखी लकड़ियां दे देना और उसके बदले पैसे हमसे ले लेना। ठंड के बाद अपना तुम काम ढूंढ सकते हो, जिससे तुम्हारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है बाबा, आपने तो मेरी बहुत ही मदद कर दी। कल से मैं आपके लिए अच्छी और जलने वाले लकड़ियां लेकर आ जाऊंगा। शाम हो गई थी। संजय अपने घर वापस जाता है और यह सारी बात अपनी पत्नी से बताता है। संजय की पत्नी यह खबर सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। अगले दिन से संजय लकड़ियां लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर रोजाना पहुंचा देता था। संजय बेटा, अब तुम कोई काम ढूंढो, क्योंकि अब धूप निकलने लगी है। करिया फिर बाद में देते ही रहना बाबा। अब गर्मी पड़ने लगी है, जिससे मेरे को एक काम मिल गया है। अब कल से मैं नहीं आऊंगा। 10 दिन पूरे होने के बाद इधर सरोनी भी अपने स्कूल में पढ़ाई शुरू करने लगी थी। थोड़े दिन बाद लकड़ियों को बेचने से जो पैसे बचते थे, उन पैसों को इकट्ठा कर संजय ने अपने घर वालों के लिए एक कंबल खरीदा। अब वह कड़ाके के ठंड से थोड़ा बच जाता था। कंबल की वजह से ठंड में थोड़ी राहत महसूस होती थी। ठंड कुछ दिनों बाद बीत जाती है और थोड़ी गर्मी पड़ने लगती है। संजय को एक जगह काम भी मिल जाता है और गर्मी आने के कारण और अब संजय और संजय के घर वाले हंसी खुशी जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि संजय को फिर से काम मिल गया।